चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस की एक बेहद दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को सही ढंग से स्टोर और मैनेज करना आखिर इतना जरूरी क्यों है, इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से डिकोड किया जाएगा। आज के इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत को समझेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद एरेज और उनकी मेमोरी कैलकुलेशंस पर बात होगी, फिर लिंक्ड लिस्ट्स की फ्लेक्सिबल चेन को समझेंगे और आखिर में इन दोनों के बीच के अल्टीमेट स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जहां हम ये समझेंगे कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसे एक सुपरमार्केट के नजरिए से देखते हैं। जैसे वहां दूध या ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों को जानबूझकर स्टोर के बिल्कुल आखिर में रखा जाता है, ताकि कस्टमर्स का फ्लो बेहतर हो और हर इंच जगह का सही इस्तेमाल हो। ठीक वैसा ही लॉजिक कंप्यूटर मेमोरी पर भी लागू होता है। अगर डेटा रैंडम तरीके से बिखरा पड़ा हो तो टाइम और स्पेस दोनों की भारी बर्बादी होती है। एक जबरदस्त और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाने का सफर आमतौर पर इन 3 स्टेप्स में तय होता है। और जो इसका तीसरा और आखिरी स्टेप है, यानी एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को चुना गया है या नहीं। आखिर अगर नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ और देखते हैं कि डेवलपर्स इन फाउंडेशनल टूल्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कंस्ट्रक्शन का उदाहरण। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उन पहले से बनी हुई ईंटों की तरह है जो सिस्टम हमें डायरेक्ट देता है, जैसे इंटीजर या फ्लोट। और दूसरी तरफ है नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, जो दरअसल कस्टम डिजाइन किए गए घर हैं। इन्हें उन्हीं बेसिक ईंटों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है ताकि किसी खास जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा डेटा का फ्लो 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो लीनियर तरीके से एक के बाद एक बिल्कुल सीधी लाइन में फ्लो करेगा, या फिर नॉन लीनियर तरीके से, जहां डेटा एक पेड़ यानी ट्री की तरह कॉम्प्लेक्स और हायरार्किकल ब्रांचेस में जुड़ा होता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। चलिए देखते हैं कि ये सबसे बेसिक लीनियर स्ट्रक्चर यानी एरे आखिर कैसे काम करता है। एरेज का फंडा बहुत क्लियर है। ये बिल्कुल एक ही तरह के डेटा को, जिसे हम होमोजीनियस डेटा कहते हैं, मेमोरी में एक दूसरे के ठीक बगल में बैक टू बैक पैक कर देते हैं। इससे कंप्यूटर की मेमोरी में एक सॉलिड, न टूटने वाला कंटिन्यूअस ब्लॉक बन जाता है। और हाँ, प्रोग्रामिंग की दुनिया का वो मशहूर मजाक तो याद ही होगा कि गिनती कभी 1 से शुरू नहीं होती। कंप्यूटर साइंस में एरे की पहली पोजीशन हमेशा इंडेक्स 0 से ही शुरू होती है। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो दिमाग में छप जाना चाहिए। चौथे सेक्शन में हम एरे की मेमोरी और उसकी कैलकुलेशंस के अंदर थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। असली सवाल ये है कि कंप्यूटर्स इस कंटिन्यूअस ब्लॉक में से किसी भी डेटा को इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लेता है। इसके लिए कुछ खास वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे बेस एड्रेस, हर एलिमेंट का साइज जिसे वेट कहते हैं, और लोअर बाउंड। इन सबको मिलाकर एक बेहद एफिशिएंट फॉर्मूला बनता है जो किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट एड्रेस कैलकुलेट कर लेता है। इसी की वजह से ये लाइटनिंग फास्ट रैंडम एक्सेस पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जब बात मल्टी डायमेंशनल ग्रिड्स यानी 2D एरेज की आती है तो कंप्यूटर को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। उसे सारे डेटा को एक सिंगल चपटी लाइन में फ्लैट करना होता है। अब ये या तो हॉरिजॉन्टली रो बाय रो किया जाता है, जिसे रो मेजर ऑर्डर कहते हैं, या फिर वर्टिकली कॉलम बाय कॉलम, जिसे कॉलम मेजर ऑर्डर कहते हैं। एफिशिएंसी की एक और लाजवाब तकनीक पर गौर करते हैं। मान लीजिए अगर कोई ग्रिड ज्यादातर 0 से भरा हो, जिसे हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं, वहां हर 0 को सेव करके मेमोरी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए डेवलपर्स स्पेशल तकनीक इस्तेमाल करते हैं ताकि सिर्फ एक्चुअल डेटा को ही याद रखा जाए, जिससे भारी मात्रा में मेमोरी स्पेस बच जाता है। पर इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद एरेज की अपनी कुछ गंभीर कमियां हैं। इनका साइज बिल्कुल फिक्स और रिजिड होता है। ऊपर से इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की वजह से बहुत सारा कीमती स्पेस बर्बाद हो जाता है। और अगर बीच में सिर्फ एक नया आइटम जोड़ना हो तो आगे के सारे डेटा को खिसकाना पड़ता है, जो कि बहुत ही थका देने वाला और स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है।
आखिर क्या होगा अगर एक प्रोग्राम को इन सख्त मेमोरी लिमिट्स से टकराए बिना रन टाइम पर डायनामिक तरीके से ग्रो करने की जरूरत पड़ जाए? इसका जवाब छिपा है हमारे 5वें सेक्शन में, लिंक्ड लिस्ट्स। ये कंटिन्यूअस ब्लॉक की जंजीर को तोड़ने का काम करता है। इसे एक ट्रेन की तरह समझते हैं। एक हेड इंजन सबसे आगे रास्ता दिखाता है और उसके पीछे हर एक बिखरा हुआ डिब्बा, जिसे नोड कहते हैं, अपने डेटा के साथ साथ अगले डिब्बे का एग्जैक्ट एड्रेस भी कैरी करता है। यानी मेमोरी में हर नोड डायरेक्ट अगले नोड की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये अप्रोच मेमोरी को इंस्टेंटली ग्रो और श्रिंक करने की कमाल की आज़ादी देती है। इसमें नए एलिमेंट्स जोड़ना या हटाना मिनटों का काम है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक कीमत है। अगर आखिरी डिब्बे तक पहुंचना हो तो शुरुआत से लेकर हर एक लिंक से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ कोई इंस्टेंट जंप नहीं होता और इन एड्रेसेस यानी पॉइंटर्स को स्टोर करने में एक्स्ट्रा मेमोरी भी लगती है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, जहां हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे और इन दोनों के बीच के स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ को समझेंगे। ये दरअसल टाइम और स्पेस के बीच चलने वाली एक कांस्टेंट जंग है। एरे हमेशा एक्सेस स्पीड को प्रायोरिटी देता है ताकि डेटा तुरंत मिल सके, लेकिन लिंक्ड लिस्ट मेमोरी की फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देती है ताकि बिना शिफ्ट किए डेटा इंसर्ट या डिलीट किया जा सके। एक कंटीग्युअस है तो दूसरा स्कैटर्ड। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये वाकई सोचने वाली बात है, जब एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क दिन भर में करोड़ों अनप्रिडिक्टेबल पोस्ट्स को हैंडल करता है, तो वो एक एरे की लाइटनिंग स्पीड और एक लिंक्ड लिस्ट की इन्फिनिट फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाता होगा? दुनिया के सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस अपनी रफ्तार और स्केल अचीव करने के लिए दरअसल इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के तालमेल का इस्तेमाल करते हैं। आगे कभी किसी और एक्सप्लेनर में हम इस पर भी जरूर डीप डाइव करेंगे।